बिहार के कितने लोग वहाँ रहते हैं, पंजाब के कितने लोगों की सेवा करते हैं, कोई विदेश जाते हैं और उनके सब काम को वहाँ देखते हैं। और आप सोच लीजिए और कितना महत्व है बिहार का। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का जन्म कहाँ हुआ था और कितनी बड़ी संख्या में पंजाब से लोग हर बार जाते हैं और किस तरह से बिहार में लोग वहाँ भी पूजा करते हैं, वहाँ उनके प्रति सम्मान प्रकट करते हैं। जो लोग भी बाहर से आते हैं और जो 350वां हुआ था तो याद है ना कि कितना बड़ा आयोजन हुआ 17 में। इस साल कितना बढ़िया हुआ और उसके अलावे लगातार हो रहा, तो कितने लोग प्रसन्न हुए थे। अब पता नहीं किस तरह के व्यक्ति हैं जिनको ये मौका दे दिया अपने पार्टी ने, ये सब कुछ जानते ही नहीं है। और वहीं डिप्टी सीएम तारकिशोर सिंह प्रसाद ने कहा है कि देश के विकास में बिहार का क्या योगदान है ये बताने की जरूरत नहीं है। नहीं, निश्चित तौर पर ये बिहार का अपमान नहीं है, ये भारत का अपमान है। बिहार के लोग, बिहार और यूपी के लोग दूसरे राज्यों में खून पसीना बहाकर उस राज्य की सेवा करते हैं और पंजाब की स्मृति में बिहारियों का क्या योगदान है ये बताने की आवश्यकता नहीं है, पूरा ये जग जाहिर है। लेकिन उसके बावजूद भी जिस प्रकार से पंजाब के मुख्यमंत्री जी ने ये बातें कही और प्रियंका गांधी जी ने जिस प्रकार से ताली पीटकर उसका समर्थन दिया, ये कांग्रेस की मानसिकता को उजागर करता है। और बिहार के लोगों के बारे में पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के बयान से अब बिहार के सिखों में भी काफी उबाल नजर आ रहा है। पटना साहिब में बड़ी संख्या में सिख समुदाय के लोग रहते हैं और वे लोग भी चन्नी के इस बयान से आहत हैं। अलग अलग जगहों से आए पटना साहिब गुरुद्वारे में लोग चरणजीत सिंह चन्नी के बयान की निंदा कर रहे हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के बयान के बाद अब बिहार के लोगों में भी उबाल है और ख़ास तौर पर हम इस वक्त मौजूद हैं पटना साहिब में, जहां पर जो कई ऐसे लोग हैं जो पंजाब के रहने वाले हैं या फिर यहां बिहार आकर के रह रहे हैं। सामने गुरुद्वारा है और यहां पर जो लोग हैं उन लोगों में भी इस बात को लेकर के खासा नाराज़गी है कि बिहार के लोगों के प्रति ऐसी भावना क्यों है उनकी। हमारे साथ यहाँ पर जो लोग हैं उन लोगों से हम बात करते हैं। क्या कहेंगे, आपने सुना होगा उनके बयान को, जिस तरीके से उन्होंने बिहारियों का अपमान किया। जी देखिए, हम भी बिहारी हैं, लेकिन चन्नी जी अगर मुख्यमंत्री की हैसियत से बैठकर गद्दी पे बैठकर अगर उन्होंने ये बोला है कि हम बिहार उत्तर प्रदेश के लोगों को यहाँ पर नहीं आने देंगे, तो ये उन्होंने बहुत गलत बोला है। अपमान की अगर बात करते हो तो इससे ज़्यादा अपमान आज तक हम लोगों का, हम बिहारियों का कभी नहीं हुआ होगा। एक इतनी ऊंची पोस्ट पर, इतने अच्छे पोस्ट पर आप सीएम होते हुए वहाँ के कांग्रेस की जो अपने साथ में उनके खड़ी हुई हैं सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी, वो हंस रही हैं, तालियां बजा रही हैं, बिहारियों के अपमान पर तालियां बजा रही हैं। हम बिहारी नहीं, हम भारतीय हैं। उन्होंने एकदम गलत बोला है। यहाँ के नीतीश कुमार हम लोग को बहुत कोऑपरेट करते हैं, जो भी उन्होंने कहा वो एकदम गलत है, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। ये गुरु नानक देव जी का वचन है, मानस की जात सबे पहचानो, ये सब एक पहचानो। ये उन्होंने जो भी बोला है वो गलत है। तो हम लोगों के लिए बहुत शर्म की बात है, इस तरह से तो नहीं उनको बोलना चाहिए था, क्योंकि बिहार वासियों के कारण ही हर जगह पे मतलब कि काम का कह लीजिए और जो भी कह लीजिए, विस्तार की बात कर लीजिए, खेती की बात कर लीजिए, यहाँ से बिहार से यूपी से ही लोग सेवक बन के जाते हैं और वहाँ पे करते हैं। उबाल किस तरीके से है और ख़ास तौर पर तमाम बिहार वासियों के साथ साथ जो बड़ी संख्या में बिहार में जो सिख समाज के लोग रहते हैं वो लोग भी अब पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के बयान की निंदा कर रहे हैं और इस पूरे मामले पर उनसे माफ़ी मांगने की मांग भी कर रहे हैं। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ शैलेंद्र, न्यूज़ 18 पटना। बिहार में भ्रष्ट अधिकारियों पर कार्रवाई लगातार जारी है। इसी कड़ी में राजगीर में तैनात बिहार पुलिस बिल्डिंग कॉर्पोरेशन के इंजीनियर अरुण कुमार के देवघर और नालंदा ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। बिहार की स्पेशल विजिलेंस यूनिट की अरुण कुमार के राजगीर स्थित सरकारी आवास और देवघर स्थित पैतृक आवास पर एक साथ छापेमारी की जा रही है। अब तक की छापेमारी में 30 लाख रुपए कैश बरामद हो चुके हैं। साथ ही 10 लाख रुपए के निवेश का पता भी चला है। इसके अलावा अरुण कुमार सिंह का देवघर में एक मकान भी है जिसकी कीमत 3 करोड़ रुपए है। और चलिए आपको दो तस्वीरें दिखाते हैं छापेमारी की।
ये आप दो तस्वीरें छापेमारी की देख सकते हैं। एक तस्वीर देवघर की है तो दूसरी तस्वीर नालंदा की है। आप देख सकते हैं कि छापेमारी में किस तरह से नकद, गहने और जमीन के कागजात मिले हैं। भ्रष्टाचार के खिलाफ स्पेशल विजिलेंस यूनिट की कार्रवाई लगातार जारी है। आज एक बार फिर से एक भ्रष्ट अफसर के ठिकानों पर छापेमारी चल रही है। स्पेशल विजिलेंस यूनिट ने पुलिस भवन निगम के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर अरुण कुमार सिंह के ठिकानों पर छापेमारी की है और बिहार में राजगीर जहां वो पोस्टेड हैं, उसके अलावा झारखंड के देवघर में उनके निजी आवास पर छापेमारी चल रही है। और स्पेशल विजिलेंस यूनिट के अधिकारियों ने इस बात की जानकारी दी है कि छापेमारी में उनके यहाँ कई बैंक खाते मिले हैं जिसमें 30 लाख रुपए जमा हैं। इसके अलावा उनका जो देवघर का मकान है वह भी 3 करोड़ का है। साथ ही उनके यहाँ जमीन के कई कागजात मिले हैं और पटना के अलावा लखीसराय में जमीन का सबूत मिला है और उसकी डीड जब्त की गई है और जमीन का मूल्य 8 लाख रुपए के करीब बताया जा रहा है। इसके अलावा काफ़ी मात्रा में आभूषण भी जब्त किए गए हैं और वैल्यूअर को बुलाया गया है कि आखिरकार उनके यहाँ जो जब्त आभूषण है उसकी कीमत कितनी है। इसके अलावा उनके पास LIC और जो दूसरे डॉक्यूमेंट्स रिकवर किए गए हैं उसमें 10 लाख रुपए का निवेश किया गया है। यानी कुल मिलाकर अरुण कुमार सिंह ने आय से अधिक तकरीबन 61% संपत्ति जो प्राइमा फेसी फाइंडिंग्स में आई है, 61% संपत्ति जो है वह जमा किया था और उसी को लेकर उनके खिलाफ स्पेशल विजिलेंस यूनिट, जहां हम स्पेशल विजिलेंस यूनिट में हैं, यहीं पर स्पेशल विजिलेंस यूनिट का थाना है और इसी थाने में FIR लॉन्च किया गया था और उनके खिलाफ आज न्यायालय से अनुमति मिलने के बाद छापेमारी चल रही है। निश्चित तौर पर अब अरुण कुमार सिंह की मुश्किलें बढ़ेंगी क्योंकि भ्रष्टाचार के आरोप में, और फिलहाल वो एब्सकॉन्ड कर रहे हैं। जो अधिकारी हैं उन्होंने इस बात की जानकारी दी है कि वो अवेलेबल नहीं है, इसलिए उनसे पूरी तरीके से सहयोग भी नहीं मिल पाया। जैसा कि सोर्सेज हैं स्पेशल विजिलेंस यूनिट के, उन्होंने इस बात की जानकारी दी है। देखना होगा जब ये छापेमारी खत्म होती है तो आखिरकार जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हैं उनके ठिकाने से स्पेशल विजिलेंस यूनिट की टीम कितना आय से अधिक संपत्ति जब्त कर पाती है। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। सीएम नीतीश कुमार के सरकार में आने के बाद विधान परिषद में 151वें सत्र के से लेकर वर्तमान 195वें सत्र तक के दिए भाषणों का पुस्तक के रूप में किए गए संग्रहण का आज लोकार्पण किया गया। विधान परिषद के सभापति अवधेश नारायण सिंह की अध्यक्षता में हुए लोकार्पण में राज्यसभा के उप सभापति हरिवंश ने पुस्तक का लोकार्पण किया। इस मौके पर अवधेश नारायण सिंह ने कहा कि इस पुस्तक के जरिए न सिर्फ नीतीश कुमार के कामों की जानकारी मिलेगी बल्कि नए सदस्यों का मार्गदर्शन भी होगा। राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश ने कहा कि यह आधुनिक बिहार के निर्माण का सबसे बड़ा दस्तावेज है। हरिवंश ने सीएम नीतीश कुमार की राजनीतिक यात्रा, राजनीतिक जीवन और कामों की चर्चा की। जो भी भाषण दिया गया है, जो भी उद्गार व्यक्त किया गया है, उसका एक संकलन करके उसको एक पुस्तक का रूप दिया गया है और 151 सत्र से लेकर के 195 सत्र के बीच में इनका जो दिया गया भाषण है उसी का एक संकलन है। 14-15 के चुनाव में थोड़ी चीजें मैं नजदीक से और देख रहा था तो मेरे मन में ये सहज जिज्ञासा उठती थी कि हर वर्गों के लिए क्या काम हुआ है। देखो, मैंने अल्पसंख्यकों पर काम देखना शुरू किया, कब्रिस्तान से लेकर के भागलपुर दंगे से लेकर उनके रोजगार, महिलाओं के लिए काम, लंबी फहरिस्त और लिस्ट रही। आप जानते हैं आमतौर से लोग कहते हैं बाहर से कि भाई इतना काम जिन्होंने किया, और जब मैं उस काम का कंपैरिजन करने लगा तो मैं आपको कह सकता हूं कि देश के शायद ही किसी राज्य में इतनी प्रमुखता से हर वर्ग को, इंक्लूडिंग इस वर्ग को, जो काम नीतीश जी ने किया शायद ही किसी और ने इस देश में किया। पीएमसीएच में अब ब्रेस्ट कैंसर के मरीजों को आसानी से मुफ्त में जांच हो सकेगी और लक्षण का पता चल सकेगा। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने रेडियोलॉजी विभाग में 1 करोड़ 81 लाख की लागत से लगी मेमोग्राफी मशीन का उद्घाटन किया। इस मौके पर मंत्री ने कहा कि अब गरीबों को कैंसर की जांच में पैसे खर्च नहीं करने पड़ेंगे बल्कि मुफ्त में ब्रेस्ट कैंसर का पता चल सकेगा। पीएमसीएच में मेमोग्राफी मशीन की बहुत ज़रूरत थी जो महिलाओं के कैंसर को देखने के लिए, खोजने के लिए और उसकी बायोप्सी करने के लिए आवश्यक होती है और बहुत ही आधुनिक, वो अत्याधुनिक मशीन है
उस मशीन का आज विधिवत उद्घाटन हो गया है। और बिहार का सबसे बड़ा अस्पताल पीएमसीएच की सूरत अब बदलने लगी है और एक तरफ जहां वर्ल्ड क्लास बनाने को लेकर युद्ध स्तर से काम चल रहा है, वहीं इमरजेंसी वार्ड का भी कायाकल्प हो चुका है। पहले जहां 110 बेड का सर्जिकल इमरजेंसी का हाईटेक वार्ड तैयार किया गया है, वहीं अब हाईटेक मेडिकल इमरजेंसी और मॉड्यूलर ओटी भी बनकर तैयार है। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे नए मेडिकल इमरजेंसी वार्ड का जायजा लेने पहुंचे और बदलते सूरत देखकर काफी प्रसन्नता जाहिर की। मंत्री ने कहा कि 18 करोड़ की लागत से इसे हाईटेक बनाया गया है और रिनोवेशन का काम लगभग पूरा हो चुका है। जायजा लिया हमारे संवाददाता रवनीश कुमार। पीएमसीएच की अब सूरत बदलने लगी है और सरकार लगातार कायाकल्प करने में जुटी हुई है। ऐसे में स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे फिर से पहुंचे हैं इमरजेंसी बिल्डिंग में और देखिए क्या सब बदलाव हुआ है। यही पीएमसीएच है जहां पर मारामारी की हालत होती थी, बेड नहीं मिलते थे और मरीजों का फर्श पर इलाज होता था। लेकिन देखिए कॉर्पोरेट लुक हो गया है, अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस हो चुका है पीएमसीएच और बिहार का सबसे बड़ा अस्पताल। एक तरफ जहां वर्ल्ड क्लास बनाने की तैयारी चल रही है, वहीं दूसरी तरफ जो पुराना इमरजेंसी बिल्डिंग है, देखिए पहचान उसका किस तरह से बदल रहा है और यह अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस हो गया है, मानो कोई कॉर्पोरेट अस्पताल है। तो स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे हैं, उनके साथ साथ तमाम जो अस्पताल के अधिकारी हैं, अधीक्षक हैं, प्राचार्य हैं या फिर एचओडी हैं, सब लोग यहाँ मौजूद हैं। क्या लग रहा है ये तस्वीर जो बदल रही है, पूरा लक्ष्य क्या है आपका? देखिए, पीएमसीएच इस देश का एक बहुत ही पुराना अस्पताल और मेडिकल कॉलेज रहा है। हमारी सरकार की और माननीय मुख्यमंत्री जी की यह इच्छा है कि यह फिर अपने पुराने ख्याति को प्राप्त करे और उसी सोच के साथ संपूर्ण पटना मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल के कायाकल्प का कार्यक्रम चल रहा है, जहां एक तरफ हम विश्व स्तरीय अस्पताल बनाने का काम शुरू कर चुके हैं और वो योजना तेज गति से चल रही है, वहीं दूसरी तरफ जो हमारे महत्वपूर्ण क्षेत्र है इस अस्पताल के अंदर, जहां मरीजों को विशेष प्रकार की सुविधाओं की जरूरत होती है और खास करके इमरजेंसी, जब भी कोई पेशेंट आता है तो सबसे पहले इमरजेंसी में आता है, तो इस भवन के अंदर की व्यवस्थाओं को अत्याधुनिक बनाना। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे खुद निरीक्षण कर रहे हैं क्योंकि ये जो बदलाव हुआ है कई साल का प्रयास है और जाहिर है देखिए किस तरह से जो पुराना इमरजेंसी भवन है उसमें अब कॉर्पोरेट लुक दिया गया है। चाहे बेड की बात करेंगे, रिसेप्शन काउंटर की बात करेंगे या ऑक्सीजन गैस पाइपलाइन की बात करेंगे, तमाम जो अत्याधुनिक सुविधाएं हैं उससे पीएमसीएच अब लैस हो चुका है। एक तरह से मरीजों का सपना था कि बिहार का सबसे बड़ा अस्पताल जहां पर इलाज कराने आए तो कोई परेशानी नहीं हो और सुविधाओं से लैस हो। जाहिर है जो बदलाव है आपको हम दिखा पा रहे हैं और जो लुक है, पहले अगर आप आते होंगे तो शायद आप अंदर प्रवेश नहीं कर पाते होंगे, काफी भीड़ होती थी और जो स्ट्रक्चर है काफी पुराना, इंफ्रास्ट्रक्चर काफी पुराना, लेकिन सब कुछ बदला बदला सा दिख रहा है और सरकार एक तरफ जहां वर्ल्ड क्लास अस्पताल बनाने की कोशिश में जुटी हुई है, वहीं दूसरी तरफ जो पुराना इमरजेंसी बिल्डिंग है ये अब सज धज कर तैयार है। अब मरीजों को पता भी नहीं चलेगा कि ये पुराना पीएमसीएच है। कैमरामैन दीपक के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। बेटिया के नगर थाना क्षेत्र में जमीन विवाद के कारण दो पक्षों के बीच हाथापाई होने लगी, जिसके कारण अफरा तफरी की स्थिति बन गई। मारपीट की सूचना मिलने पर पहुंची नगर थाना की पुलिस ने दोनों पक्षों के बीच जारी हंगामे को शांत कराया। घटना हरिवाटिका चौक के पास की बताई जा रही है, जहां जमीन विवाद को लेकर दो पक्षों के बीच कहासुनी और हाथापाई होने लगी। दोनों पक्ष जमीन को अपना बता रहे हैं। एक पक्ष के मुताबिक उसने 1987 में ही ये जमीन खरीदी है, जबकि दूसरे पक्ष के मुताबिक जमीन विवादित है, जिसका मामला कोर्ट में विचाराधीन है, फिर उस पर निर्माण कराया जा रहा है। मिस्त्री से लिखा है वो उसका खानदानी प्रॉपर्टी नहीं है, अपना खरीदा हुआ ओन प्रॉपर्टी है, जिसका ओल्ड दस्तावेज भी मेरे पास है और उसका 4 कट्ठा 15.5 धूर था, 13.5 धूर शर्मा जी को लिख दी और बाकी जमीन 4 कट्ठा 2.5 धूर हमको जमीन लिखा गया। उसके साथ है मिलकर सारा काम करा रहा। हस्मत का बेटा उस्मान विनोद कुमार गुप्ता, ये दोनों मिला हुआ। गोपालगंज में बढ़ते अपराध को लेकर पुलिस इतने दबाव में है कि बेगुनाहों को भी जेल में डाल रही है। ताजा मामला कुचायकोट थाना क्षेत्र का है, जहां पुलिस ने 2 लोगों की हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया। पुलिस ने इन बेगुनाहों को पोखरबिंडा में हुए वकील हत्याकांड के आरोप में गिरफ्तार किया।
दोनों बेगुनाह कारोबारी बताए जा रहे हैं, लेकिन अदालत ने गिरफ्तार लोगों को निर्दोष करार देते हुए रिहा कर दिया। बेगुनाह लोगों की गिरफ्तारी के बाद से स्थानीय पुलिस पर सवाल खड़े होने लगे हैं। किनकी हत्या में आप लोगों को पुलिस उठाई थी? वकील साहब की हत्या में वो मेरे मित्र थे और हमको टॉर्चर करके बार बार हमको बुलाया गया और ये बोलकर बुलाया गया कि चलिए आपको एसपी साहब से कुछ बात करनी है, और माननीय एसपी साहब से बात न करा के और हमको जेल भेज दिया गया। अक्सर खेल और खिलाड़ियों को बढ़ावा देने के लिए सरकारें बहुत वादे करती है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां करती है। यकीन नहीं होता तो पूर्णिया में 1984 में बने इंदिरा गांधी स्टेडियम को ही देख लीजिए। इसका हाल बदहाल हो चुका है, वो भी तब जब खेलो इंडिया की तरफ 7 करोड़ रुपए इसके जीर्णोद्धार के लिए दिए गए थे, लेकिन 2 साल बाद भी अभी तक धरातल पर कुछ नहीं पहुंचा है। इस बदहाल स्टेडियम में खिलाड़ी कैसे प्रैक्टिस करते हैं, उनसे बात की हमारी संवाददाता कुमार प्रवीण ने। मैं अभी मौजूद हूं पूर्णिया के इंदिरा गांधी स्टेडियम में, और इस इंदिरा गांधी स्टेडियम को सुसज्जित करने के लिए, इसके सौंदर्यीकरण के लिए साई की तरफ से 7 करोड़ रुपया देने का वादा किया गया था। हमारे साथ यहाँ पे कुछ स्पोर्ट्समैन भी हैं, आइए इन्हों से बात करते हैं। तो ये स्टेडियम जो है इसको 7 करोड़ की लागत से क्या हुआ इसमें? तो अभी तक तो कुछ हुआ नहीं है, हम लोग देख रहे हैं। 7 साल से हम लोग आ रहे हैं यहाँ। सुनने में आया सर 7 करोड़ रुपया आया है, स्टेडियम बनेगा। 7 करोड़ रुपया कब आएगा, कब बनेगा? यहाँ लाइट नहीं है, लाइट लगा देगा कम से कम रात में तो दौड़ेगा लड़का, 8 बजे 7 बजे दौड़ेगा। एथलेटिक्स का तैयारी होता है, फिजिकल अभी दौड़ रहे हैं सर, देखिए पानी तैयारी होता है, फिर देखिए हम ट्रैक अच्छा होना चाहिए। देखिए पानी कैसे लगा हुआ है। शासन के द्वारा किसी तरह का व्यवस्था नहीं दिया गया। कोरोना काल में जितना भी यहाँ पर गाड़ी लगाया जाता था, उसकी वजह से पूरा फील्ड में गड्ढा बन गया है, और सरकार की तरफ से जो राजस्व आता है उसके वो भी खर्च इस पर नहीं होता है। इन लोगों का कहना है कि जो इंदिरा गांधी स्टेडियम है, जो पूर्णिया का एकमात्र स्टेडियम है, और 1984 ईस्वी में ही बनके ये स्टेडियम तैयार हुई थी, लेकिन आज तक यहाँ पर मूलभूत सुविधा नाम की कोई चीज नहीं है। साई के तरफ से इस स्टेडियम के जीर्णोद्धार के लिए, यहाँ पर ट्रैक बनाने और कई तरह के निर्माण कार्य के लिए 7 करोड़ रुपये दिया गया था, लेकिन आज अभी तक यहाँ पर धरातल पर कुछ भी नहीं पहुँचा है। कुमार प्रवीण, न्यूज़ 18 पूर्णिया। गरीबों के लिए सबसे बड़ी समस्या है 2 जून की रोटी। दिन भर इधर उधर भटकने के बाद शाम होते ही कई लोग स्टेशन परिसर और ऐसे ही दूसरे जगहों पर डेरा डाल देते हैं, लेकिन चिंता सताती है पेट की। ऐसे ही लोगों के लिए जहानाबाद में युवाओं की टोली काम कर रही है। देखिए ये रिपोर्ट। शाम होते ही शहर में युवाओं की एक टोली अपने मिशन पर निकल जाती है। ये मिशन होता है गरीबों और असहायों की भूख मिटाना। पहले इन्हें घर घर जाकर रोटी तसीलना पड़ता था, लेकिन अब शहर के एक नामी होटल से इन्हें मदद मिलती है। वहां से बना बनाया खाना लेकर युवाओं की टोली स्टेशन और दूसरे जगहों पर बांटती है। हम लोग रोटी बैंक थ्रू इसकी संस्था के थ्रू काम कर रहे हैं, जिसमें ज़रूरतमंद लोगों को खाना मुहैया कराई जाती है, जो कि हम लोग का होता है कि कम से कम एक समय का भोजन ज़रूरतमंद लोगों को पूरा किया जा सके, जिसमें एक मिनिमम कॉस्ट एक निर्धारित की गई है। यहाँ पे प्रचार प्रसार से दूर शहर में भूखे रात गुजार रहे लोगों के लिए रोटी बैंक देवदूत जैसा है। यह काम 2 साल से प्रतिदिन जारी है। अब हालत यह है कि मदद करने वालों को भी लाइन लगाना पड़ता है। कभी जन्मदिन मनाने वाले खर्च उठाते हैं, तो कभी अपने परिजनों का पुण्यतिथि मनाने वाले। असहाय लोगों में वो होते हैं जिनका कोई नहीं, साथ ही वैसे लोग भी होते हैं जो ट्रेन पकड़ने पहुंचते हैं, लेकिन पास में भोजन नहीं होता। रोटी से बड़ा कोई धर्म नहीं होता और भूख से बड़ी कोई मजहब नहीं। किसी को भूखा न रहना पड़े, इसको लेकर जहानाबाद के कुछ युवा रोटी बैंक के तहत काम कर रहे हैं। उद्देश्य है कि जिनका कोई नहीं है उनको रात में भूखे ना सोना पड़े। हर दिन ये युवाओं की टोली यहाँ पहुँचती है और भूखे लोगों को भोजन कराती है। राजीव रंजन विमल, न्यूज़ 18 जहानाबाद। राजधानी पटना में हवाई अड्डे की सुरक्षा में तैनात सीआईएसएफ ने यात्रियों की सहायता के लिए अनोखी पहल की है। इसके तहत सुरक्षाकर्मी एयरपोर्ट पर आने वाले यात्रियों की मदद कर रहे हैं, जिससे यात्रियों को फ्लाइट पकड़ने में परेशानी ना हो। सीआईएसएफ की तरफ से शुरू की गई स्वर्णिम योजना के तहत दिव्यांग, गर्भवती, छोटे बच्चे, बुजुर्ग और अनजान यात्रियों की मदद की जा रही है।
यात्रियों की मदद के लिए हेल्प डेस्क बनाया गया है, जिसके माध्यम से जरूरतमंद लोगों को निःशुल्क सहायता दी जा रही है। इस योजना के तहत एयरपोर्ट की सुरक्षा में तैनात अधिकारी और जवान यात्रियों को फ्लाइट तक पहुंचाने के लिए अन्य जरूरी प्रक्रिया को पूरा कर रहे हैं। सीआईएसएफ की ओर से शुरू की गई इस योजना का जायजा लिया हमारे सहयोगी धर्मेंद्र कुमार ने। एयरपोर्ट पर यात्रियों की सुविधाओं के विस्तार के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं और अब इसी कड़ी में सीआईएसएफ के द्वारा जो बुजुर्ग नागरिक हैं, जो वरिष्ठ नागरिक हैं और जो पहली बार हवाई सफर कर रहे हैं, उनकी सुविधा के लिए सीआईएसएफ के द्वारा स्वर्णिम सेवा की शुरुआत की गई है। जो सीआईएसएफ के लोग हैं या जो पटना एयरपोर्ट के कर्मचारी हैं, वो बुजुर्ग को यहाँ से पिकअप करेंगे और उनको व्हील चेयर के माध्यम से उनका चेकिंग कराएंगे और वो तमाम जो सुविधा उनको दे सकते हैं अंदर तक पहुँचाने का ये प्रयास किया जाएगा, जिससे कि जो बुजुर्ग आदमी हैं उनको किसी तरह की परेशानी नहीं हो। और यही नहीं, जो बाहर से आने वाले यात्री हैं, जो पहली बार पटना पहुँचते हैं, उनके लिए भी इस तरह की सुविधा की गई है। और कहीं ना कहीं जिस तरह से पटना एयरपोर्ट पर यात्रियों की भीड़ उमड़ती है, उसको देखते हुए जो बुजुर्ग हैं उनको उनकी परेशानी को देखते हुए सीआईएसएफ की तरफ से ये स्वर्णिम सेवा की शुरुआत की गई है, जिसका लाभ यात्रियों को मिल रहा है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से धर्मेंद्र कुमार। और अपना बिहार के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आगे देखिए झारखंड की खबरें जोहार झारखंड में।